74,24,89,000। आपको जानकारी होगा कि करीब 20,000 हैं शिक्षा सेवक जो महादलित टोलों में काम करते हैं और 10,000 शिक्षा सेवक हैं जो तालबीम मरकज़ में हैं। यह मुख्य रूप से जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं विभिन्न स्कूलों में, उनको स्कूल लाते हैं। ड्रॉपआउट चिल्ड्रन को, जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं, उनको लाते हैं। मुख्यमंत्री परिवहन, खेलकूद, पर्यावरण संबंधी और अन्य सभी काम ये करते हैं। तो इनका महत्वपूर्ण काम है और ये विभिन्न जो हमारे टोले हैं, अल्पसंख्यक, महादलित और दलित टोले हैं, इनमें ये लोग कार्य करते हैं और 7,74,24,89,000 रुपये इनके लिए स्वीकृत हुआ। ये तालमी मरकज़ हैं और 20,000 हैं आपके शिक्षा सेवक जो महादलित हैं, तो दोनों मिला के करीब 30,000 है। मनरेगा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसमें 2024 की नियमावली स्वीकृत हुई है। आपको पता है कि ये जो योजना है मनरेगा, ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से आच्छादित है, 2005। और इसके अंतर्गत ये एक्ट में ही प्रावधान है कि 100 दिनों की रोजगार की गारंटी सरकार देती है। तो किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार कम से कम गारंटेड रोजगार दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत जो यदि इसमें जो बेरोजगारी भत्ता है वो उस परिस्थिति में भुगतान होगा यदि कोई उसको रोजगार नहीं देता। यदि वो आवेदन देता है आपके पंचायत सेवक को, मुखिया जी को और पंचायत के प्रतिनिधियों को, और उसको मनरेगा के अंतर्गत कार्य नहीं दिया जाता है, अगर वो मांगता है और उसको नहीं दिया जाता है, तो प्रथम महीने में जो उसका वेज दर है, जो उसका जो मजदूरी है, उसका 1/4 के दर से उसको भुगतान होगा 30 दिन। और उसके अगले 30 दिन जो है उसको आधा, मतलब जो आपका रोजगार का दर है उसका आधा उसको भुगतान होगा। और इसका कंडीशन है कि पहले तो वो अप्लाई करेगा कि मुझे रोज़गार दिया जाए। ऐसा नहीं है कि अचानक आपको बिना मांगे आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर रोज़गार मांगेंगे और अगर रोज़गार मिलेगा तो ये भत्ता दिया नहीं होगा। अगर रोज़गार नहीं दिया जाएगा तो प्रथम 30 दिन में 1/4 भत्ता मिलेगा और फिर अगला 30 दिन में ये आधा हो जाएगा। तो यही इसका प्रावधान किया है। और 100 दिन तक, मतलब आपका लिमिट है, अपर लिमिट 100 दिन ही है, 100 दिन तक रहेगा। जो भी सरकार तय करती है मजदूरी दर, अभी मैं आपको नियमावली बता रहा हूँ, मजदूरी दर आप वेबसाइट पे देख लीजिएगा। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मी को मकान किराया भत्ता, जो मकान किराया भत्ता है, उसमें जो राज्य वेतन आयोग का रिकमेंडेशन था कि जब भी डीए का जो प्रतिशत है वो 50% जैसे ही पार होगा तो मकान किराया भत्ता का जो परसेंटेज है वो भी चेंज हो जाएगा। तो पटना में मूल वेतन का 20% होगा, बाकी अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डेहरी, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल, इसमें 10% होगा। अवर्गित शहर जो है उसमें 7.5 होगा और ग्रामीण क्षेत्र में 5 है। इसका जो पुराना दर था, जो ग्रामीण क्षेत्र में 4 था, जो बढ़ के 5 हो गया है। अवर्गित क्षेत्र पहले 6 था, वो बढ़ के 7.5 हो गया है। आपका जो वर्गित क्षेत्र है, जिसको Z वर्ग कहते हैं, वो 7.5 से 10 हो गया है। और फिर आपका वाई श्रेणी जो है पटना जिसमें आता है वो 16 था, बढ़ के 20 हो गया। आपको लिस्ट चाहिए तो मैं बाद में दे दूँगा। बिहार आकस्मिकता निधि, जो BCF आप बोलते हैं, कंटिजेंसी फंड में सामान्यतः वो 350 करोड़ होता है, 350 करोड़ होता है और हर साल इसको बढ़ाया जाता है। तो इसको बढ़ा के 10,000 करोड़ कर दिया है ताकि समय समय पे ये BCF जो एडवांस लिए जाते हैं उसकी सीमा निर्धारित कर दी है। राज्य सरकार ने एक स्कीम लाया गया है, ये RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के आधार पर है और समय समय पर राज्य सरकार ये रिकमेंडेशन के आधार पर लाती है। यह है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, CSF इसको कहा जाता है। आपको जानकारी होगा कि समय समय पे जो ऋण लेती है राज्य सरकार,
लोन लेती है उसके लिए एक सिंकिंग फंड बनाती है। ये आरबीआई के कस्टडी में रहता है ये सिंकिंग फंड। और यदि किसी कारणवश राज्य सरकार डिफ़ॉल्ट करती है अपना जो लोन का रिपेमेंट, तो इस सिंकिंग फंड से उसका भुगतान हो जाता है। तो ये मोटा मोटी यही इसका कॉन्सेप्ट है और ये आरबीआई का गाइडलाइन है। तो पहले हमारा राज्य सरकार का 3.5% था सिंकिंग फंड, इसको बढ़ा के 5% कर दिया है। तो ये सिंकिंग फंड का जो स्कीम है ये पास किया गया और ये केवल सुरक्षा कवच है। आप जो बोरिंग करते हैं कि अगर किसी कारणवश आप बोरिंग का पैसा लौटाते नहीं है तो सिंकिंग फंड से वो भुगतान हो जाता है। एक और निर्णय राज्य सरकार ने लिया है 24-25 में, जो राज्य सरकार ऋण लेती है, लोन लेती है, तो जो लोन का तो 54,298 करोड़ का लोन लेगी। 54,298 करोड़ का लोन लेती है, जिसमें बाजार ऋण है, बाजार से लेती है 48,498, 48,498 करोड़ बाजार से लेती है। नाबार्ड से लेती है 2,700। बाह्य संपोषित परियोजना के लिए ऋण जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें आपके वर्ल्ड बैंक है, नाबार्ड है, वर्ल्ड बैंक है और एडीबी है, वो है 2,500 करोड़ है। राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक है, इससे 300 करोड़ है। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये जो सिडबी जो है उसमें से 300 करोड़, तो 54,298 करोड़ यह लोन लेती है। और नेट लोन, जो नवल लोन कहते हैं, नेट जो होता है वो 26,893 है। इसमें सेट ऑफ हो जाता है जो आप लोन भुगतान करते हैं। लोन भुगतान में आपका 22,392, 2022-23 में जो कम उगाई की 273 करोड़, पेंशन फंड का समायोजन 7,792 और ऑफ बजट बोरिंग 53 करोड़। तो ये सब मिला के आपका 26,893 है नेट बोरिंग, और ग्रॉस बोरिंग जो है 54,298। नगर पालिका राजस्व लेखा संवर्ग के लिए वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई है। इसमें 3 प्रकार के पद होंगे: सहायक राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी, राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी, अपर मुख्य राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी। पहला वाला लेवल 6 का है, दूसरा वाला लेवल 7 का है, तीसरा वाला लेवल 8 का। राजस्व प्रशासन में अभिलेखों का डिजिटल करके ऑनलाइन नागरिकों को सुविधा। आपको पता होगा कि हर बार हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको फिजिकल फॉर्म में देना पड़ता है। अब राजस्व प्रशासन का उद्देश्य यह योजना है कि सभी जो भी दस्तावेज है उसको डिजिटल रूप में दिया जाए। इसमें जो 3-4 प्रोविजंस हैं, 278, 286, 288 और 297 जो रूल है उसका अमेंडमेंट है। और इस रूल के बाद आप ऑनलाइन कोर्ट फीस जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं और आप ऑनलाइन दस्तावेज मिल सकते हैं। बिहार राज्य में जो ऑनलाइन सेवाएं अंतर्गत ई मापी के कार्यान्वयन हेतु जो आप मेजरमेंट करते हैं, आज के दिन में आपका जो लैंड मेजरमेंट होता है उसमें ईटीएस मशीन का टोटल स्टेशन जो है उसका प्रयोग होता है। उसमें 42 करोड़ 66 लाख का प्रस्ताव था, लेकिन टेक्नोलॉजी बदल गया है। अब ये GNSS रोवर मशीन के माध्यम से यह किया जाएगा, जिसका प्रत्येक